Today we are going to discuss the most important and frequently asked topic in examination and interviews both, that is financial leverages. It is the most important topic in the field of finance. We are going to discuss financial leverage. What is leverage? Leverage होती क्या है? किसी भी हैवी ऑब्जेक्ट को, बहुत हैवी चीज को आपको जब पुल करना हो, लिफ्ट करना हो, यू यूज अ सर्टेन लीवर. हम एक आयरन रॉड का इस्तेमाल करते थे उस हैवी स्टोन को लिफ्ट करने के लिए, या हम एक जैक का यूज करते हैं अपनी कार को लिफ्ट करने के लिए, सो दैट हम इजीली अपने पंक्चर टायर को रिप्लेस कर पाए. वो सारा काम हमारा होता है विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट, अ सिंपल थिंग लीवर, जो हमारे कठिन वर्क को, डिफिकल्ट टास्क को इजी बना देती है. So, in general terms, leverage means the use of force and effects to produce a more than normal results from a given action. किसी ऐसे सिंपल सी चीज का यूज करना, सो दैट कि जिससे हम एक नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन को प्रिडिक्ट कर रहे हैं, एंटिसिपेट कर रहे हैं, उससे ज्यादा रिजल्ट वो हमें दे दे. In other words, leverage is the advantage generated by the using a lever. लीवर को यूज कर जो एडवांटेज हमें मिल रही है उसको हम कह रहे हैं लीवरेज. फॉर एग्जाम्पल, यूजिंग अ जैक टू लिफ्ट द कार. हम कार को लिफ्ट करने के लिए एक ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, एक चीज का यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं जैक. So in finance, leverage is the use of fixed cost to magnify the potential return to a firm. तो फाइनेंस में हम क्या कर रहे हैं, लीवरेज का यूज कर रहे हैं, सो दैट हम फिक्स कॉस्ट का कुछ ऐसा यूज कर पाए जिसकी वजह से हमारे रिटर्न्स, पोटेंशियल रिटर्न्स टू एनी फर्म और अ कंपनी वुड मैक्सिमाइज, उसको हम बेटर कर पाए, बढ़ा पाए. सो टू टाइप ऑफ फिक्स कॉस्ट फॉर देयर. जैसे कि हमारी है क्या, हमारी फाइनेंशियल ऑपरेटिंग कॉस्ट, जिसको हम कहते हैं जो कि मेजर कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं रेंट, सैलरीज, जो हर बार एक कंपनी को पे करनी ही करनी है अगर उसे ऑपरेशंस में रहना है, ऑपरेट करना है तो. और दूसरा है हमारी फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट, जिसको हम कहते हैं क्या, इंटरेस्ट कॉस्ट फ्रॉम डेप्ट. इंटरेस्ट कॉस्ट फ्रॉम डेप्ट. डेप्ट से जो ये डेप्ट से मतलब डेप्ट के ऊपर आपको क्या करना है, इंटरेस्ट रेगुलरली पे करना ही करना है. तो वो भी हमारी, वो क्या है, हमारी फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट है. और जो हम सैलरीज और रेंट पे ऑफ कर रहे हैं वो क्या है हमारा, वो हमारा फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है. तो leverage can magnify returns to common stakeholders but can also increase risk. तो leverage की वजह से जो रिटर्न हम कॉमन स्टेकहोल्डर्स को दे रहे हैं वो बढ़ सकते हैं, बट उससे कंपैरेटिवली एक रिस्क प्रोपोर्शन जो है वो भी इंक्रीज हो जाता है. सो मैनेजमेंट हैज ऑलमोस्ट कंप्लीट कंट्रोल ओवर दिस रिस्क. लगभग सारा कंट्रोल मैनेजमेंट के हैंड्स में है, और इंट्रोड्यूस थ्रू द यूज ऑफ लीवरेज वो मैनेज कर सकती है फिक्स कॉस्ट की हेल्प से. वो ये रिटर्न्स को अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकती है. द डिग्री इज द यूज इन द यूज ऑफ लीवरेज डिपेंड्स ऑन द मैनेजमेंट्स एटीट्यूड टुवर्ड्स रिस्क. अब ये कितना डिग्री का उसे इस लीवरेज का यूज लेना है, ये डिपेंड करता है टोटली मैनेजमेंट के एटीट्यूड के ऊपर, नेचर ऑफ बिजनेस के ऊपर, और कुछ और सेवरल फैक्टर्स भी हैं जिसके ऊपर ये डिपेंड करेगा. So basically there are three types of leverage with reference to firm's income statement. वो है हमारी operating leverage, financial leverage और combined या फिर total leverage. Operating leverage, financial leverage या फिर combined और total leverage भी. So leverage is measured on the profitability range of operation. लीवरेज हम मेजर करते हैं किसके ऊपर, प्रॉफिटेबिलिटी की रेंज के ऊपर, कि बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ दीज ऑपरेटिंग कॉस्ट या फिर फाइनेंशियल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट के यूज करते हुए कितना डिग्री का हम चेंज लेके आ पा रहे हैं अपनी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में. इसको मेजर करने के लिए हमारे पास एक सिंपल सी टेबल है जो हमने पहले भी काफी बार समझ रखी है. दैट इज कि हमें क्या करना है, हम सबसे पहले लेंगे अपनी कंपनी की सेल.
सेल में से हम माइनस करेंगे टोटल वेरिएबल कॉस्ट को, उसको हमारा आ जाएगा क्या, इससे इसको सॉल्व करके हमारा निकल के आएगा कंट्रीब्यूशन मार्जिन, जैसे हम लोगों ने सुन भी रखा है फॉर्मूला, दैट इज एस माइनस वी सी इज सी। उसमें से हम फिर माइनस कर देते हैं फिक्स कॉस्ट को, तो आता है हमारा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। आप ध्यान करेंगे, अभी इसका यूज हम आगे भी करेंगे, दैट इज एस माइनस वी सी आया हमारा सी, उसमें से हमने माइनस करा फिक्स कॉस्ट को, तो आ गया हमारा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस EBIT। ये जो प्रोपोर्शन है, यहाँ तक का जो पोर्शन है, ये कहलाता है हमारा ऑपरेटिंग लीवरेज। उसमें से हम माइनस कर देते हैं इंटरेस्ट, इंटरेस्ट को माइनस करेंगे तो आएगा हमारा अर्निंग बिफोर टैक्स EBT। उसमें से हम माइनस कर देते हैं टैक्स को, तो आता है हमारा अर्निंग आफ्टर टैक्स, दैट इज EAT। उसको हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग से, तो आ जाता है हमारा EPS। ठीक है, गॉट इट। सबसे पहले सेल्स, सेल्स में से हमने माइनस किया वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करके आया हमारा सी, सी में से हमने माइनस सी कंट्रीब्यूशन, सी में से माइनस किया हमने फिक्स कॉस्ट को, तो आया हमारा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से आपने माइनस कर दिया पहले इंटरेस्ट को, तो आया EBT। EBT में से आपने माइनस किया टैक्सेस को, फिर आया हमारा EAT। EAT को आपने डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग से, तो आ गया हमारा EPS। ठीक है, यहाँ इतने प्रोपोर्शन में हमारे दोनों चीजें इन्वॉल्व हो गई है, ऑपरेटिंग लीवरेज भी और फाइनेंशियल लीवरेज भी। अगर आपको इतना बैकग्राउंड क्लियर हो गया है तो हम अब आगे बढ़ सकते हैं। अगर ये चीज गिवन है तो ठीक, अदरवाइज मैं आपको एक और शॉर्टकट बताऊंगी आगे, हम और कौन से फॉर्मूलाज का यूज कर सकते हैं। सो ऑपरेटिंग लीवरेज क्या है हमारा, द यूज ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट एज अपोज टू वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट। हमें क्या करना है, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट का यूज करना है opposing to variable operating cost. A firm with relatively high fixed operating cost will experience more variable operating income if sales change. तो अगर एक कंपनी हाई फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट का यूज कर रही है, तो वो एक्सपीरियंस करेगी, क्या एक्सपीरियंस करेगी कि उसकी वेरिएबल ऑपरेटिंग इनकम क्या हो रही है, मोर वेरिएबल ऑपरेटिंग इनकम इफ सेल्स चेंज। जो इस कंपनी की फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा है, वो ये एक्सपीरियंस करेगी कि अगर उस कंपनी की सेल में थोड़ा भी चेंज आता है, तो उसकी ऑपरेटिंग वेरिएबल इनकम में एक सिग्निफिकेंट चेंज आता है, जिसको हम मेजर करेंगे किससे, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज से, DOL से। तो ऑपरेटिंग लीवरेज क्या है, बाय यूजिंग फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट a smaller change in the sales revenue is magnified into a larger change in operating income। अगर आप फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट का यूज कर रहे हैं ज्यादा, तो अगर आपकी कंपनी की सेल्स में थोड़ा भी चेंज आता है, तो आपकी ऑपरेटिंग इनकम में ज्यादा चेंज आता है। दिस मल्टीप्लायर इफेक्ट इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। तो ये जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है, इसको हम कहते हैं क्या, इसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। फॉर्मूला क्या है देखिए इसे मेजर करने का, DOL is equals to percentage change in EBIT divided by percentage change in sales। परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। और परसेंटेज चेंज इन EBIT को हम कैसे मेजर करेंगे, चेंज इन EBIT डिवाइडेड बाय EBIT। परसेंटेज चेंज इन सेल्स को हम कैसे मेजर करेंगे, चेंज इन सेल्स डिवाइडेड बाय सेल्स। ठीक है, जो चेंज आया है डिवाइड में बेस वही चीज रख लो, चेंज डिवाइडेड बाय बेस। फॉर एग्जांपल EBIT का चेंज आपको मेजर करना है, तो चेंज इन EBIT डिवाइडेड बाय EBIT। सेल्स मेजर करना है, तो चेंज इन सेल्स डिवाइडेड बाय सेल्स। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज आप कैसे मेजर करेंगे, आप इफ वी हैव डेटा, अगर आपके पास और कोई ये वाला डेटा भी अवेलेबल है, तो आप सिंपली फॉर्मूला लगा लीजिए, दैट इज सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय EBIT। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय EBIT।
फाइनेंशियल लीवरेज क्या है हमारा? द यूज ऑफ फिक्स कॉस्ट सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग डेप्ट प्रेफर्ड स्टॉक रादर देन वेरिएबल कॉस्ट सोर्सेज कॉमन स्टॉक। जब आप यूज कर रहे हैं किसको? फिक्स्ड स्टॉक को, फिक्स कॉस्ट सोर्सेज को, फॉर एग्जाम्पल डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर्स ओवर कॉमन स्टॉक, तो हम यूज कर रहे हैं क्या? फाइनेंशियल लीवरेज। ये हम कवर कर रहे हैं किसको? फाइनेंशियल रिस्क को। द वेरिएबिलिटी और अनसर्टेनिटी ऑफ अ फर्म्स अर्निंग पर शेयर ईपीएस एंड द इंक्रीज प्रोबेबिलिटी ऑफ इंसॉल्वेंसी दैट अराइजेस व्हेन अ फर्म यूजेस फाइनेंशियल लीवरेज। ठीक है, इसमें हम मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं कि ईपीएस में क्या चेंज आ रहा है और कितनी प्रोपोर्शन से इंसॉल्वेंसी रिस्क उस कंपनी का बढ़ रहा है या कितना चेंज उसमें आ रहा है अगर वो फाइनेंशियल लीवरेज का यूज कर रही है। तो ईबीआईटी का क्या इम्पैक्ट फर्म के ईपीएस में पड़ रहा है, ये मेजर कर रहे हैं। मतलब इसके आप जब ईबीआईटी में जो चेंज आ रहा है उसकी वजह से आप कॉमन स्टॉक होल्डर्स का को कितना ज्यादा रिटर्न दे पा रहे हैं, ये मेजर कर रहे हैं हम थ्रू फाइनेंशियल लीवरेज। सो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, डीएफएल क्या शेयर कर रहा है? फाइनेंशियल लीवरेज बाय यूजिंग फिक्स्ड कॉस्ट फाइनेंसिंग, बाय यूजिंग फिक्स्ड कॉस्ट फाइनेंसिंग a small change in operating income is magnified into a larger change in earning per share। तो अगर by using fixed cost financing, a small change in operating income is magnified into larger change in earning per share। तो अगर आप फिक्स कॉस्ट फाइनेंसिंग का यूज कर रहे हैं तो अगर थोड़ा भी चेंज आपकी ऑपरेटिंग इनकम में आता है तो उसकी वजह से एक ज्यादा इम्पैक्ट जनरेट होता है किसके ऊपर? आपकी कंपनी के ईपीएस के ऊपर। दिस मल्टीप्लाई इफेक्ट इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। तो ये जो आपका इफेक्ट आ रहा है इसी को हम कहते हैं डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज को मेजर करने का फॉर्मूला है हमारा परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। तो चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय ईपीएस, तो उससे हमारा आ जाएगा परसेंटेज चेंज इन ईपीएस। परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी कैलकुलेट करने के लिए हमने यूज किया फॉर्मूला चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। अगर आपके पास सिंपली डेटा अवेलेबल है तो यू कैन यूज अ सिंपल फॉर्मूला दैट इज ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीआईटी माइनस आई। आई इज इंटरेस्ट। सो इसकी वजह से हमें पता क्या लगता है? व्हाट डज दिस टेल अस? इफ DFL इज इक्वल टू 3, अगर डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज 3 है तो ये हमें बताता है कि इफ 1% इंक्रीज इन ऑपरेटिंग इनकम, अगर हमारी ऑपरेटिंग इनकम 1% से बढ़ती है तो इसका मतलब ये है इट विल रिजल्ट इन 3% इंक्रीज इन अर्निंग पर शेयर। 3% का इंक्रीज आ जाएगा किसमें? अर्निंग पर शेयर में। 3% का इंक्रीज आएगा अर्निंग पर शेयर में। तो सेल्स अगर हमारी 1% से बढ़ती है, ऑपरेटिंग इनकम हमारी एक 1% से बढ़ती है तो कंपैरेटिवली 3% से हमारा अर्निंग पर शेयर इंक्रीज हो जाएगा। Based on the following information on levered company, let us try to answer these questions। अब आपको थोड़ा सा डेटा मैंने गिव किया है, एक छोटी सी केस स्टडी टाइप बनाई है, उसके बेसिस पे हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि अगर हमारी कंपनी के में की केसेस 10% से बढ़ती है तो उसकी ऑपरेटिंग इनकम को क्या होगा, और अगर उसकी ऑपरेटिंग इनकम 10% से बढ़ती है तो ईपीएस पे क्या चेंज आएगा। सो बेसिकली हम ये दो क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करेंगे, दैट इज इफ सेल इंक्रीज बाय 10% व्हाट शुड हैपन टू ऑपरेटिंग इनकम, और इफ ऑपरेटिंग इनकम इंक्रीजेस बाय 10% व्हाट शुड हैपन टू ईपीएस। सो सेल्स आर 1 लाख यूनिट्स और उसकी कॉस्ट है आपकी $14 लाख। वेरिएबल कॉस्ट है हमारी 8 लाख। फिक्स कॉस्ट है 2,50,000। इंटरेस्ट पेड है 1,25,000। टैक्स रेट 34% का है और कॉमन शेयर्स आउटस्टैंडिंग है 1 लाख। कॉमन शेयर आउटस्टैंडिंग है 1 लाख। इन सब के बेसिस पे आपको वो दो क्वेश्चंस का सॉल्यूशन निकालना है।
तो बेसिकली हमें करना क्या है, सेल्स का इम्पैक्ट देखना है किसके ऊपर, ऑपरेटिंग इनकम पे, और ऑपरेटिंग इनकम का इफेक्ट देखना है ईपीएस के ऊपर। सेल्स का इम्पैक्ट हमें देखना है ऑपरेटिंग इनकम पे, और ऑपरेटिंग इनकम का इम्पैक्ट देखना है ईपीएस से। तो इस प्रोपोर्शन से जब हम डील कर रहे हैं तब हम बात कर रहे हैं ऑपरेटिंग लीवरेज की, और जब हम इधर वाले राइट हैंड साइड वाले इन दो वैल्यूज के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं तब हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल लीवरेज की। तो बेसिकली हमें दोनों पार्ट से डील करना है, दैट इज ऑपरेटिंग लीवरेज भी और फाइनेंशियल लीवरेज भी। अब आपको फॉर्मूला यूज करना है क्योंकि हमें डेटा गिवन है। तो DOL इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय EBIT। तो देखिए सेल आपको साफ साफ गिवन है 14 लाख, वेरिएबल कॉस्ट आपको पता है 8 लाख। अब EBIT निकालने का फॉर्मूला क्या था, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट आया था आपका C, उसमें से आपको माइनस कर देनी थी फिक्स कॉस्ट भी, वो है हमारी 2,50,000। अब देखिए आपका वो कितना आएगा, कैलकुलेट करते हैं। 14 लाख माइनस 8 लाख माइनस 2,50,000, फिगर निकल के आई आपकी 3,50,000। 3,50,000 ये हमारा आएगा EBIT विच इज 1.714। ये 1% का डेटा है। अब हमें आंसर करना था कि भैया 10% से चेंज करना है, तो 1% से अगर चेंज आता है 1.714 तो 10% से आ जाएगा 17.14। ठीक है, ए प्रोपोर्शनल सॉल्व हुआ, दैट इज आपकी ऑपरेटिंग लीवरेज का आंसर निकल गया। अब इसके बाद हम फाइनेंशियल लीवरेज की बात करते हैं। तो फाइनेंशियल लीवरेज में हमारा जो फॉर्मूला है दैट इज EBIT डिवाइडेड बाय EBIT माइनस आई, EBIT माइनस आई। तो EBIT है हमारा कितना, 3,50,000 अभी निकाला था। अब उसमें से आपको आई माइनस कर देना है, तो आएगा क्या आपका, देखते हैं 3,50,000 माइनस आई। इंटरेस्ट पेड आपका कितना है, 1,25,000, 2,25,000। ठीक है, वही चीज हम यहाँ करेंगे, 2,25,000। ये आया हमारा 1.556। अगेन इसको भी हमने 10% से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि ये 1% का चीज था और हमें मेजर करना था 10% के लिए, तो हमने इसे 10 से मल्टीप्लाई करा है, दैट इज 15.56। ये हमारा आ गया क्या, फाइनेंशियल लीवरेज। सो बेसिकली हुआ क्या कि अगर आपकी कंपनी का डेटा 10% बढ़ेगा तो ये कुछ ऐसा इम्पैक्ट देगा। 10% इंक्रीज इन सेल्स, देखिए 14 लाख और 1 लाख, 14 मल्टीप्लाई बाय 14 पर यूनिट हो गया ना, मल्टीप्लाई बाय 1 लाख, सॉरी 1,10,000, 15,40,000 की इस बार की सेल हो जाएगी। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट भी प्रोपोर्शनेटली आपकी कितने से बढ़ जाएगी, ये 1 लाख की है, फिर 11 लाख की कितनी हो जाएगी, 8,80,000, फिक्स कॉस्ट सेम रहेगी,
EBIT आ गया आपका, जो बता रहा है कि 17.14% का इंक्रीज आ जाएगा उसमें पिछली बार के कंपैरिजन में, और माइनस कर देंगे हम इसमें से इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना रहेगा हमारा, इतना ही रहेगा क्योंकि आप सेम इंटरेस्ट पे कर रहे हो अभी तक भी। ठीक है, ईबीटी आ गया, उसमें से आप इसका 24% माइनस कर देंगे, 34% सॉरी, तो आ जाएगी आपकी नेट इनकम, और उससे को हम नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा हमारा ईपीएस, दैट इज 26.67% से ये हमारा इंक्रीज हो जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व, आई होप यू अंडरस्टैंड इट। So basically, financial leverage refers to the use of borrowed funds या फिर debt to finance the acquisition of assets. तो ये borrowed funds का आप कैसे यूज कर रहे हैं for the acquisition of assets with the aim of increasing the potential return on investment, जबकि आपके माइंड में हमेशा एक ऑब्जेक्टिव है कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उससे उससे आप अपने रिटर्न्स को, पोटेंशियल रिटर्न्स को कैसे बढ़ा पाए, इंक्रीज कर पाए। सो इट इज अ स्ट्रेटेजी दैट कैन मैग्नीफाई बोथ द गेन्स एंड लॉसेस, मेकिंग इट अ डबल एज सोर्ड। इससे आपको गेन भी बढ़ सकते हैं और ऑन द अदर हैंड आपको इससे लॉस प्रोबेबिलिटी बढ़ सकती है, इसलिए हम इसे डबल एज सोर्ड कह रहे हैं। तो बेसिकली जब भी आप ये डिसीजन लें उससे पहले आपको कुछ की पॉइंट्स आपको हमेशा ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले फाइनेंशियल लीवरेज की मैं आपको कुछ प्रोस बता देती हूँ जिसकी वजह से हम ये करते हैं। सबसे पहली बात तो वही कि हम इंक्रीज रिटर्न चाहते हैं इसलिए हम इसका यूज कर रहे हैं। सो व्हेन द रिटर्न ऑन एसेट्स फाइनेंस विद डेब्ट एक्सीड्स विद कॉस्ट ऑफ डेब्ट, ठीक है, जब रिटर्न बढ़ने की कॉस्ट के साथ साथ रिटर्न बढ़ने के चांसेस हों तो इसलिए हम इसे यूज करते हैं। शेयर होल्डर्स कैन अचीव हायर रिटर्न्स ऑन देयर इक्विटी इन्वेस्टमेंट, तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट पे शेयर होल्डर्स को हायर रिटर्न्स मिलने के चांसेस हैं। ऑन द अदर हैंड इट प्रोवाइड्स अस द टैक्स बेनिफिट आल्सो, इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑन डेब्ट आर ऑफन टैक्स डिडक्टिबल व्हिच कैन रिड्यूस द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द बोरोइंग। फिर दूसरी बात कैपिटल एफिशिएंसी, रिड्यूस इक्विटी रिक्वायरमेंट, अगर आप कंपनी डेब्ट अलाउ कर रही है अ कंपनी टू इन्वेस्ट इन लार्जर प्रोजेक्ट्स विदाउट द न्यू नीड ऑफ एज इक्विटी कैपिटल, तो उसको इक्विटी कैपिटल अरेंज करने की उतनी ज़्यादा हेडेक नहीं रहती है अगर वो डेब्ट से अपना काम चला सकती है। तो increase investment capacity, company can undertake more projects or larger projects and they should solely with their own funds, तो जो अपने कैपिटल लगा के अपने ओन फंड्स लगा के जो कंपनी जितने प्रोजेक्ट्स ले सकती है उसको और ज़्यादा बढ़ा पाएगी, इंक्रीज कर पाएगी अगर वो डेब्ट का यूज करके उन प्रोजेक्ट्स को अंडरटेक कर पाती है, उनकी फाइनेंसिंग नीड को यूज कर पाती है। तो फिर क्या है इससे, इंक्रीज रिस्क है, डिफॉल्ट रिस्क, हाई लेवल ऑफ डेब्ट इंक्रीज द रिस्क ऑफ डिफॉल्ट एंड बैंक्रप्सी इफ द कंपनी इज अनेबल टू मीट इट्स डेब्ट ऑब्लिगेशन। इससे क्या है, कॉल्स की बात करें अब हम, एडवर्स इफेक्ट क्या है, अगर एक कंपनी के पास ज्यादा ही आप डेब्ट लिया हुआ है, उसका डेब्ट पोर्शन ज्यादा है, मतलब उसके ओन फंड्स कम है, ओन फंड्स कम है, उसका खुद का पैसा कम लगा हुआ है, तो इन्वेस्टर सोचता है कि भैया ओन फंड्स तो इन्होंने इन्वेस्ट ही नहीं कर रखे, अपने खुद के पैसे तो इन्होंने इन्वॉल्व ही नहीं किए, अगर इन्होंने खुद के पैसे नहीं लगाए हैं तो कहीं को इनका लॉस होता है तो ये तो भाग जाएंगे, इनका तो कुछ भी स्टेक पे है ही नहीं, ये तो सिंपल अपने आप को बैंकरप्ट डिक्लेयर करेंगे और दे विल रन अवे। सो इट इंक्रीजेस द डिफॉल्ट रिस्क, वो वही अलर्ट हो जाता है कि नहीं ऐसी कंपनी में हमें इन्वेस्ट नहीं करना। इनकी अर्निंग्स भी वोलेटाइल होती है, लीवरेज कैन एम्पलीफाई फ्लक्चुएशंस इन अर्निंग्स मेकिंग द कंपनीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मोर वोलेटाइल, तो लीवरेज की वजह से कंपनी की अर्निंग्स में फ्लक्चुएशंस होते हैं जिसकी वजह से ये कंपनी की जो परफॉर्मेंस है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, वो वोलेटाइल रहती है। interest obligation, fixed cost, debt comes with fixed interest obligation, debt fixed interest obligations के साथ आता है, which must be paid regardless of the company's financial performance, जो कि कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बेनिफिट, चाहे कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छी है या बुरी है, उन्हें इंटरेस्ट पे करना ही करना है। तो उसका प्रेशर कैश फ्लो पे भी करता है, कैश फ्लो प्रेशर होता है, रेगुलर इंटरेस्ट पेमेंट्स कैन पुट प्रेशर ऑन अ कंपनीज कैश फ्लो पर्टिकुलरली ड्यूरिंग डाउनटर्न्स, कभी खास तौर पे ये हमें तब फील होता है जब कंपनी अच्छा परफॉर्म
नहीं कर रही होती, अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही होती, तो हमें उसके ऊपर एक प्रेशर पड़ता है कि उसे रेगुलरली इंटरेस्ट पे करने हैं। मेजर्स आप कैसे ले सकते हो, आप कैसे मेजर करोगे कि कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है? तो सबसे पहली बात है आपकी, सबसे पहले टूल है आपके हैंड्स पे, दैट इज डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। इसका फॉर्मूला है मेजर करने का टोटल डेब्ट डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी। और ये जो इंडिकेट करता है वो करता है, इट इंडिकेट्स द प्रोपोर्शन ऑफ डेब्ट फाइनेंसिंग रिलेटिव टू इक्विटी फाइनेंसिंग, कि डेब्ट के कंपैरिजन में इक्विटी का प्रोपोर्शन कितना है, दोनों का प्रोपोर्शन ये मेजर करता है। इसको हम कहते हैं डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। आइडियली इट इज 2:1। सो डेब्ट रेशियो लगाते हैं हम। डेब्ट रेशियो का फॉर्मूला है टोटल डेब्ट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। ये क्या शो करता है? इट शोज द परसेंटेज ऑफ अ कंपनीज एसेट्स दैट आर फाइनेंस्ड बाय डेब्ट। तो आपकी कंपनी के पास कितनी है, मतलब टोटल एसेट्स में से कितना प्रोपोर्शन उन एसेट्स का है जो कि डेब्ट्स के द्वारा फाइनेंस्ड है। फिर आती है हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, EBIT, उसको हम डिवाइड कर देते हैं इंटरेस्ट एक्सपेंस से, तो निकल के आता है हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इसका मीनिंग है मेजर्स अ कंपनीज एबिलिटी टू मीट इट्स इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन विद इट्स अर्निंग्स। A company's ability to meet its interest obligation with its earnings. अपनी अर्निंग से कंपनी कितना प्रोपोर्शन अपने इंटरेस्ट को मीट आउट कर पा रही है, मतलब इंटरेस्ट पेमेंट में कितना पैसा, कितना प्रोपोर्शन वो अपनी अर्निंग्स का यूज कर रही है। So before taking any kind of decision, you should consider for using financial leverage. अगर आप अपनी कंपनी के लिए फाइनेंशियल लीवरेज यूज करना चाहते हैं तो उसके पहले आपको कुछ चीजें कंसिडर कर लेनी चाहिए। वो है लाइक हमारी नंबर 1 इज इंडस्ट्री नॉर्म्स। आपकी कंपनी के नॉर्म्स क्या हैं? डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैव वेरिंग नॉर्म्स फॉर एक्सेप्टेबल लेवल्स ऑफ लीवरेज। हमारी कंपनी के पास डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैव वेरिंग नॉर्म फॉर एक्सेप्टेबल लेवल्स ऑफ लीवरेज। हर इंडस्ट्री वाइज आपके लीवरेज के नॉर्म्स डिफरेंट है। कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज ऑफन यूज मोर डेप्ट। कैपिटल इंटेंसिव जो इंडस्ट्रीज है वो जनरली ज़्यादा डेप्ट प्रोपोर्शन यूज करती है। इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर ये डिपेंड करता है। ड्यूरिंग इकोनॉमिक डाउनटर्न्स हाई लीवरेज कैन बी पर्टिकुलरली रिस्की। अगर आपके डाउनटर्न है, कंपनी थोड़ा सा डाउन, इंडस्ट्री थोड़ी क्राइसिस में है, उस कंडीशन में फाइनेंशियल रिस्क या लीवरेज का, फाइनेंशियल लीवरेज का यूज़ करना ज़्यादा रिस्की हो जाता है, क्योंकि आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे, अच्छा परफॉर्म नहीं करोगे और आपके ऊपर इंटरेस्ट का बर्डन बढ़ेगा, तो वो डिफॉल्ट रिस्क होने के चांसेस उस केस में ज़्यादा है। कंपनीज स्टेबिलिटी, अगर मोर स्टेबल कंपनीज है विद प्रिडिक्टेबल कैश फ्लोज है तो वो मेजर मैनेज कर सकती है हाई लेवल ऑफ डेप्ट को मोर इफेक्टिवली। ठीक है, क्योंकि वो एक अच्छा नेम वो स्टैब्लिश कर चुकी है, उनके कैश फ्लोज भी मेंटेन है, तो उनको कोई भी डेप्ट इजीली अरेंज भी हो जाएगा और वो उसके ऊपर इंटरेस्ट भी रेगुलरली पे कर देंगे। तो वो कंपनी की स्टेबल, अगर स्टेबल कंपनी है तो वो इसको ज़्यादा यूज़ करती है। ऑन दी अदर हैंड फ्लक्चुएटिंग है, खुद को नहीं पता कि कितनी अर्निंग्स होंगी उसके ऊपर, अगर आपके ऊपर इंटरेस्ट कर देने का भी प्रेशर पड़ जाएगा कैश फ्लोज पे, फिर वो एक बर्डन की तरह आएगा और मे भी हो सकता है कि आप पॉजिटिव की जगह नेगेटिव रिटर्न देने में इनकर कर जाएं। कॉस्ट कॉस्ट ऑफ डेप्ट, कॉस्ट ऑफ डेप्ट क्या है? द इंटरेस्ट रेट एंड टर्म्स ऑफ डेट फाइनेंसिंग इन्फ्लुएंस द ओवरऑल कॉस्ट एंड रिस्क ऑफ लीवरेज। The interest rate and terms of debt financing influence the overall cost and risk of leverage. तो इंटरेस्ट रेट क्या है आपका और आपकी कंपनी के टर्म्स ऑफ फाइनेंसिंग, डेट फाइनेंसिंग क्या है, ये भी काफी हद तक कॉस्ट ऑफ लिवरेज को इफेक्ट करते हैं। सो बिफोर डिसाइडिंग these all these the degree whether to use this financial leverage or not, you should take these points into consideration. So in conclusion, I would say that financial leverage can be a powerful tool for enhancing returns, but it must be used judiciously.
बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, पावरफुल टूल है इन द हैंड्स ऑफ द मैनेजमेंट, बट इसका यूज बहुत जुडिशियस वे में करना चाहिए. कंपनीज नीड टू बैलेंस द पोटेंशियल बेनिफिट्स अगेंस्ट द रिस्क. तो आपको रिस्क भी देखने हैं और बेनिफिट्स भी देखने हैं, एंड इंश्योर दे हैव द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी टू मैनेज देयर डेब्ट ऑब्लिगेशन. तो डेब्ट ऑब्लिगेशंस के साथ साथ जो आपको इंटरेस्ट पे करने की जो एक ऑब्लिगेशन आपके सर पे आई है, वो उसके वो आप मीट आउट करने के लिए स्टेबल हो, तो ये बहुत अच्छा टूल है आपके हेड्स में. अदरवाइज ये आपके लिए एक बर्डन रहेगा. So proper assessment and strategic planning are essential to optimize the use of financial leverage. With these words, I would now like to say thank you.